एक ज़माना था जब उसके नाम पे शैंपेनें बह जाती थीं, बोतलें खुला करती थीं। लोग कहते थे कि अगर पार्टी हो तो इसकी तरह हो, यानी कि इतनी रॉयल हो, इतनी इनक्रेडिबल हो, इतने सारे लोग आएँ, यू नो ये ज़माना था विजय माल्या का। लेकिन इसके बाद एक ज़माना और आया जब विजय माल्या के ऊपर लगभग 9,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। एंड उस कर्जा चढ़ने के बाद वो फिर वहाँ से इंडिया से, है ना, यूके भाग गया। ये कहानी है उस आदमी की जिसने एक ब्रांड बनाया, जो कि खुद एक ब्रांड बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की, जिसको द किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता था। तो बात करते हैं शुरुआत से उनकी जन्म से लेके। विजय माल्या का जो जन्म होता है वो 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता के एक छोटे शहर में होता है। उनके जो पिताजी थे विट्ठल माल्या, वो यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, यानी कि वो एक काफी अच्छे बिजनेसमैन थे। विजय माल्या ने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर, स्कूलिंग और कॉलेज, अपना स्कूलिंग के बाद का जो कॉलेज है वो अपना सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से किया। कहते हैं कि माल्या शुरू से ही काफी कॉन्फिडेंट, काफी शोमैन पर्सनैलिटी के इंसान थे। जब 1983 में सडनली उनके जो पिताजी हैं उनकी डेथ होती है, तब उस लगभग उस वक्त विजय माल्या की उम्र जो 28 साल थी। उस 28 साल की उम्र में विजय माल्या को एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जिसको उस टाइम देते हुए लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये कुछ ऐसे कारनामा करेगा, ये ऐसा ब्रांड बनाएगा जिसको देखकर लोग भौचक्का रह जाएंगे। जी हाँ, 28 साल की उम्र में ही विजय माल्या को जो उनकी कंपनी थी यूबी ग्रुप का कमांड दे दी जाती है, उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। एंड विजय माल्या इकलौते ऐसे इंसान थे जिनको इस उम्र में किसी भी ब्रांड का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने अल्कोहल बेवरेजेस बिजनेस को इतना ग्लैमराइज कर दिया, ब्रांड जैसे किंगफिशर हो गए, मैकडॉवेल्स हो गए, रॉयल चैलेंज हो गए, खाली सिर्फ शराब तक ही नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने इसको एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया। जी हाँ, किंगफिशर आज भी एक ऐसा ब्रांड है जो लोगों के जीवन के, हर छोटे से छोटे फंक्शन में लोग उसको लेते हैं। हालांकि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, लेकिन विजय माल्या एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस चीज को लोगों के लाइफस्टाइल से जोड़कर रख दिया। माल्या का जो नाम था वो लग्जरी, स्टाइल और सक्सेस के लिए आज भी जाना जाता है। 2005 में विजय माल्या ने एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक ऐसा सपना देखा, जिसमें उन्होंने सपना देखा कि वो हर हिंदुस्तानी को एक ऐसी एयरलाइन सर्विस दें जिसमें उसको हर सुख सुविधा, हर ऐसी ऐशो आराम की चीजें मिलें जिससे वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जी सके। जी हाँ, उन्होंने 2005 में एक एयरलाइन शुरू करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं किंगफिशर एयरलाइन। उस टाइम की जो एयरलाइंस हुआ करती थी वो काफी बोरिंग और बहुत ही पुरानी स्टाइल्स पे चला करती थी। किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च करने के बाद विजय माल्या उसको प्रॉपरली रिडिफाइन कर देते हैं, मतलब वो एविएशन इंडस्ट्री का पूरा काया पलट कर देते हैं। जैसे कि वो सर्विसेज में, जो फ्लाइट्स वो यूज करते हैं, उसमें वो एलसीडी स्क्रीन लगवाते हैं लोगों के लिए, टीवी के लिए, साथ साथ उनका प्रॉपर मेन्यू इंसान खुद से सिलेक्ट कर सकता है खाने का, वो ऐसी चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। साथ साथ डिजाइनर गवर्नमेंट्स का डिजाइनर कपड़े भी देते हैं। साथ ही साथ लोगों को फर्स्ट क्लास सर्विसेज का भी एक्सपीरियंस वो कराते हैं। तो जब विजय माल्या ने ये एयरलाइन शुरू की थी, तब उन्होंने एक कोट कहा था जो कि काफी फेमस कोट है, दैट आई एम नॉट इनटू अ एयरलाइन बिजनेस, आई एम इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। एंड उस लाइन को विजय माल्या ने प्रॉपरली जस्टिफाई भी किया। कह सकते हैं कि उन्होंने उस एयरलाइंस को एक ऐसी लग्जरी लाइफ बना के रख दिया था जिसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल होना जरूर था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस एयरलाइंस की चीजों की या सर्विसेज की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो बहुत हाई कॉस्ट होती थी। यू नो और साथ ही साथ जो उसका रूट मैनेजमेंट था वो काफी वीक था। और उस टाइम पे जो एविएशन इंडस्ट्री है काफी अपने स्ट्रगल फेज से गुजर रही थी। फिलहाल लगभग इसके बाद फिर जब ये चीजें होती हैं विजय माल्या के साथ, किंगफिशर के एयरलाइंस के साथ, तो वो सोचते हैं कुछ एक ऐसा किया जाए जो हम अपने लॉस कवर कर सके। तो माल्या क्या करते हैं, 2007 में जो एक और एयरलाइन थी एयर डेक्कन, उसको एक्वायर करते हैं, जो जिसको वो इंडिया का फर्स्ट लो कॉस्ट कैरियर के रूप में फिर से रीलॉन्च करते हैं। वो ये सोचते हैं कि धीरे धीरे जो कस्टमर बेस है वो एयर डेक्कन के थ्रू बढ़ाएंगे, लोगों को सस्ती फ्लाइटें प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग उनकी एयरलाइंस की तरफ ज्यादा अप्रोचेबल हो। लेकिन जैसा माल्या ने सोचा था वैसे कुछ होता नहीं है। लगभग लगभग 2010 आते आते उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है
कि फ्यूल कंपनियां उनका फ्यूल देना बंद कर देती हैं, जो उनका स्टाफ होता है उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाती है, उनको कई कई महीने की सैलरी रुकी होती है। साथ ही साथ जब वो इतनी अपनी जो सर्विसेज है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे होते तो उनकी जो फ्लाइट्स है वो भी कैंसिल होने लगती हैं। साथ ही साथ काफी और दिक्कतें भी माल्य को सामना करना पड़ता है। तो हालात कुछ इस तरीके से आ जाते हैं माल्या के सामने कि लगभग 2012 में विजय माल्या को अपनी एक किंगफिशर एयरलाइन शट डाउन करनी पड़ जाती है। तो जब माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू करी थी तो उसको जो चलाने के लिए माल्या ने जो इन्वेस्टमेंट उठाई थी वो काफी इंडियन मल्टीपल बैंक से उठाई थी, यानी कि उनसे बैंक से काफी लोन लिए थे, जैसे काफी जो इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स हो गए, लाइक एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, डिवाइन सो ऑन बैंक्स। तो इन जो टोटल बैंकों से माल्या ने लोन लिया हुआ था लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया हुआ था। जी हाँ, 9,000 करोड़ से ज्यादा का ये लोन बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है। एंड बैंकों ने जो ये लोन दिया हुआ था, आई डोंट नो क्या एसेट्स उन्होंने गिरवी रखवाए थे, क्या चीजें नहीं थी, क्या सोच के लोन दिया था। बट ये जो लोन माल्या को दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि ये लोन खाली माल्या ने अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री में यूज ना करके अपने पर्सनल चीजों में भी यूज किया है। जैसे उन्होंने इस लोन अमाउंट को अपने जो फॉरेन कंपनीज है उनमें भी ट्रांसफर किया, साथ साथ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे लग्जरी का, अपने लग्जरी विलास हो गए, कार्स हो गई, पार्टीज हो गई, इनमें भी काफी खर्च किया। और साथ ही साथ कुछ फेक कंपनीज बना के उसमें इन्वेस्टमेंट दिखाई। तो यू नो ये सारी चीजों से ना विजय माल्या ने काफी मनी लॉन्ड्रिंग किया, जो कि बाकी की जांच के बाद पता चला। साथ ही साथ उन्होंने बैंक्स को भी काफी मिसलीड किया और इंटेंशनली जो रीपेमेंट उनको देनी होती थी वो हमेशा वो अवॉइड करते थे। फरवरी 2016 में जब सीबीआई उनके अगेंस्ट समन जारी करती है तो माल्या माल्या एक बिजनेस मीटिंग के बहाने यूके भागने की फिराक में रहते हैं, और जबकि यूके भाग भी जाते हैं। इंडिया ने उनका पासपोर्ट तो कैंसिल कर दिया था जैसे ही इस लोन का भंडाफोड़ होता है, जैसे ही न्यूज में ये चीजें आती हैं। लेकिन तब तक माल्या यूके भाग चुके थे। माल्या लंदन पहुंचकर अपनी यूके में अपने लग्जरी मेंशन में आज भी चिल कर रहे हैं। लगभग 2017 में यूके पुलिस ने विजय माल्या को अरेस्ट तो कर लिया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लंदन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करा, उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया गया। लेकिन जैसे ही अरेस्ट हुआ कुछ ही घंटों बाद माल्या को फिर से बेल मिल जाती है। यूके यूके कोर्ट में जो फिर केस चलता है। एंड देन उसके बाद यूके कोर्ट में जब ये केस चलता है तो यूके कोर्ट ने उनको बोला कि हाँ, इनको इंडिया वापस भेज दिया जाए। और इवन दो दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट विजय माल्या को वापस भेजने का ऑर्डर भी दे देती है। लेकिन माल्या ठहरे काफी चालाक आदमी, बिजनेसमैन आदमी थे, तो दिमाग तो था ही, काफी शार्प माइंडेड थे। कैसे उनको इस चीजों से निकलना है, कैसे पैतरेबाजी करनी है, वो तो शुरू से जानते थे। तो माले जो होते हैं वो इस कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट फिर से अपील करते हैं। एंड काफी ऐसे बहाने और काफी ऐसे वजह बताते हैं कि इंडिया में उनको जान का खतरा है, वहां पे कंडीशंस भी खराब है, जेल की कंडीशन खराब है, ह्यूमन राइट्स का वो बताते हैं कि वहां पे जाके काफी वायलेशंस होता है, एंड काफी पॉलिटिकल एजेंडाज के थ्रू उनको दबाया जा रहा है। एंड उनके ऊपर ये साजिश की जा रही है। खैर, उनकी जो ये अपील है 2020 तक सारी अपील रिजेक्ट हो जाती हैं। और साथ ही साथ यूके कोर्ट में ये भी बोला जाता है कि माल्या को तुरंत ही इमीडिएटली इंडिया भेज दिया जाए। लेकिन 2020 का दिन है और आज का तारीख है, विजय माल्या को जो भेजने के जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उस पर जो साइन है वो अभी फाइनल सिग्नेचर अभी तक नहीं हुए, कुछ लीगल इश्यूज के चलते। तो सारी ओवरऑल इंसिडेंट्स के बाद आज के टाइम में भी विजय माल्या खुले में लंदन में जी रहे हैं। साथ ही साथ जब ईडी और सीबीआई ने साथ में जॉइंट ऑपरेशन करके साथ ही साथ सारी जांच करी, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज इंडिया में थी उनको सीज किया गया। जैसे उनके गोवा के किंगफिशर विला हो गए, बेंगलोर के बंगले हो गए, कुछ फॉरेन अकाउंट्स हो गए, कुछ लग्जरी कार्स हो गई, ज्वेलरीज हो गई, उनको जब्त करके उनको जो टोटल रिकवरी कॉस्ट अभी तक लाइक 2023 तक जो रिकवरी कॉस्ट बताई गई वो लगभग 5,000 करोड़ बताई गई है कि अभी तक इतने विजय माल्या के एसेट से सारी चीजें रिकवर हो चुकी हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे कुछ ऐसे सवाल भी रह गए हैं कि जैसे जो लोग किंगफिशर के साथ काम करते थे उनकी सैलरीज का क्या हुआ, उनकी सैलरी आज भी अनपेड है। एंड बैंकों को कितना घाटा हुआ, कितना उस टाइम के हिसाब से 9,000 करोड़ रुपए बहुत बैठते हैं। अगर उस 9,000 करोड़ को आज
के टाइम पे कैलकुलेट किया जाए इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ी अमाउंट बैठती है। तो कह सकते हैं कि उस टाइम जो ये अमाउंट था उस लॉस के उस अमाउंट के हिसाब से आज के करंट टाइम में काफी बैंकों का नुकसान हुआ। और साथ ही साथ लोगों का भी एक कहीं ना कहीं भरोसा टूटा बिजनेसमैन के ऊपर से कि यार हम लोग इतनी मेहनत से पैसे जोड़ते हैं, बैंक में जमा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेके फरार हो जाते हैं। खैर, इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिली कि विजय माल्या का नाम खाली अब एक बिजनेस टाइकून के रूप में ही नहीं रह गया था, बल्कि एक स्कैम, एक आर्टिस्ट का भी एक एग्जाम्पल बन गए थे। वो आज भी यूके में है, ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ अपने फोर्स्ड एग्जाइल्स के बारे में भी ट्विटर पे पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं, ये कहानी कहीं ना कहीं एक ये चीज दिखाती है कि पावरफुल लोग जो होते हैं वो कैसे हमारे सिस्टम को डीपली खोखला कर देते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। एंड मिसयूज करके हमारा ही हमारी मेहनत का, हमारे टैक्सेस का पैसा लूट कर भाग जाते हैं। तो जो विजय मतलब बेसिकली जिस विजय माल्या ने इस बिजनेस वर्ल्ड को, इंडिया के इस बिजनेस वर्ल्ड को काफी डैजल किया था, वही आज देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रिमिनल बन चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी थी गुड टाइम्स की, जो आज बन गया है एक फ्यूजिटिव टाइम्स। तो अगर आपको ये काफी कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगली कहानी किस स्कैम के ऊपर या किस क्राइम के ऊपर सुनना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी आपके लिए एक ऐसी डेली कुछ ना कुछ स्टोरीज लाता रहूं। धन्यवाद।